सुबह चाय देने गई तो माँ की चढ़ी त्योरियाँ बता रही थी कि पिछली रात की झड़प अभी लंबी खिंचने वाली है। असहाय भाव से सिर हिलाती सुमन कमरे से बाहर आ गई और उसके साथ साथ माँ जी का ऊंचे स्वर में बड़बड़ाना चालू हो गया। मुंह से एक बार नहीं निकला कि क्या हुआ है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर। पता नहीं मैं क्यों यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। रसोई में काम करती सुमन के चेहरे पर उत्कंठा के साथ साथ क्रोध बढ़ता जा रहा था। हो गया वीकेंड का सत्यानाश। अब यह प्रोग्राम 3-4 दिन तक तो चलेगा ही। पूरे हफ्ते मर मर के काम करते रहो और सप्ताह अंत में कोई न कोई नई नौटंकी चालू हो जाती है। अपने लिए कप में चाय डालती सुमन मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई थी। शायद माँ जी नहाने चली गई थी। चलो थोड़ी देर शांति रहेगी, सोचती हुई सुमन ने गहरी सांस ली और आकाश को चाय देकर खुद भी बालकनी में सुबह की रूपहली धूप में जाकर बैठ गई। जब से बाबूजी गए हैं और माँ जी उनके साथ रहने शहर आ गई हैं, उनके स्वभाव में अजीब सा परिवर्तन दिख रहा है। हर सीधी बात उन्हें उल्टी लगने लग गई है। सुमन कितनी भी कोशिश कर ले पर माँ जी कोई न कोई बहाना बनाकर खुद भी परेशान होती हैं और उन सबको भी परेशान करती हैं। सुमन और आकाश दोनों ही कामकाजी थे। 2 किशोर बच्चे थे सिवाय और काव्या। दादा दादी शुरू से ही साथ में नहीं रहे, इसलिए साथ रहने का अभ्यास नहीं था। कभी कभार मिलना होता है तब सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वैचारिक भिन्नता होने पर भी हर कोई सामने वालों को ये सोचकर बर्दाश्त करता है कि कुछ दिन की बात है। पर संयम और समझदारी की असली परीक्षा तब होती है जब परिवार काफ़ी समय तक अलग अलग रहने के बाद एक साथ रहने लगता है। यही हाल अब यहाँ था। पिछले जिन बातों से माँ जी को कोई मतलब नहीं होता था, अब वो सब बातें एकाएक करके उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। चाहे वो सुमन का रहन सहन हो या आकाश का सुमन के साथ रसोई में हाथ बटाना, सब कुछ माँ जी को नागवार गुजरने लगा था। बच्चे बड़े हो रहे थे और दादी से ज़्यादा उन्हें दोस्तों का साथ भाता था। जिस उम्र में वो थे उनमें बहुत ज़्यादा रोक टोक वो पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनकी आए दिन दादी से ठनी रहती थी। इन सब के बीच अगर कोई फंसता था तो वो थी सुमन। घूम फिर के सारी बात उस पर आकर ख़त्म होती थी कि उसने बच्चों को ना ही सही संस्कार दिए हैं और ना ही किसी बात पर रोकती टोकती है। इन बेवजह की बातों में फंसी सुमन का धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लग गया था। सबसे बड़ी समस्या थी नाते रिश्तेदारों का यूं जताना जैसे वो लोग माँ जी के अकेले और असहाय होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब चूंकि वो उनके साथ स्थायी रूप से रहने लगी हैं तो इसलिए उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अचानक से अपनी आत्मनिर्भरता और पति को खो चुकी माँ जी असुरक्षा की भावना के चलते बाहर वालों की बातों में आ जाती और कोई न कोई टिप्पणी ऐसी कर देती जो घर का माहौल खराब कर देती। सुमन और आकाश दोनों ही संयम से काम ले रहे थे कि माँ को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, पर कभी कभी उनका धीरज भी छूट जाता था और उनके मुंह से भी कुछ न कुछ गलत निकल ही जाता था और फिर बनता था बात का बतंगड़। एक एक बात आकाश की बहन और बाकी सब रिश्तेदारों तक पहुंचती थी। इन सब बातों का बच्चों पर असर यह हो रहा था कि उन्हें लगने लग गया था कि दादी के आने से सब खराब हो रहा है। चाहे सुमन उन्हें कितना भी समझाती, किसी न किसी बात पर वो दादी को उल्टा जवाब दे देते। बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। छोटी छोटी सी बातें ही उनके सुखी संसार में आग लगा रही थी। कल शाम भी दादी को टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखना था और काव्या ने उन्हें आवाज़ कम करने के लिए कह दिया और बस इतना काफ़ी था माँ जी को यह बताने के लिए कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। इन्हीं ख्यालों में डूबती उतराती सुमन नाश्ते के लिए माँ जी को बुलाने उनके कमरे में गई तो कमरे में कोई नहीं था। लो फिर चली गई वो नाराज होकर। सुमन आकाश के पास जाकर भुनभुनाई, फिर सारा दिन लगेगा उनको मनाने में। घर में बहस होने पर माँ जी सारा दिन के लिए या तो किसी मंदिर में जाकर बैठ जाती थी या फिर किसी पार्क में, और जब तक उनके पैर पकड़कर माफ़ी नहीं मांगी जाती थी वो घर नहीं आती थी। रोज़ रोज़ के इस तमाशे से आकाश भी परेशान हो चुका था। रहने दो, आज
अपने आप शाम को वापस आ जाएंगी। बच्चों ने सुना तो उनकी भी प्रतिक्रिया यही थी, ठीक है, शाम तक तो शांति रहेगी, चुप रहो, फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुमन ने बच्चों को डपटा। कहने सुनने में यह अच्छा नहीं लगता और ना ही बच्चों के सामने उसने यह जाहिर किया था, लेकिन कहीं न कहीं सुमन के मन में भी यही था कि शाम तक शांति रहेगी। अपने कमरे में बैठी माजी उन सबकी बातों को सुनकर हैरान थी, जो जोर से चिल्लाकर कहना चाह रही थी, मैं यही हूँ। पर इससे पहले कि वो किसी तरह से अपने होने का एहसास करवाती, बेटे बहू और पोता पोती की प्रतिक्रिया देखकर वो सन्न रह गई। सच कहती है सुषमा जी, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। अपनी ननद की बातें याद करती माजी की आंखों में आंसू आ गए। स्वर्गवासी पति की तस्वीर की तरफ देखकर बोली, सुन रहे हो, तुमने साथ बीच में ही छोड़ दिया। अब परिवार भी अपना नहीं रहा, हर किसी के लिए अनावश्यक बोझ सी हो गई हूँ। और तो और आज ही नया नाटक शुरू किया है, जैसे किसी को नज़र ही नहीं आ रही हूँ। इतनी बेइज्जती से बेहतर है कि मैं गांव वापस चली जाऊँ, वहाँ के पड़ोसी भी इनसे बेहतर हैं। कसमसाती हुई माजी की नज़रें सामने शीशे पर पड़ी तो वो बोलती बोलती रुक गई। वो तो सच में नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें घबराकर शीशे को अच्छी तरह से साफ किया, पर केवल कपड़ा शीशे पर फिसल कर रह गया। अब तो माजू के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो भाग के बेटे के पास जाने के लिए मुड़ी, पर फिर ठिठक कर रुक गई। ये सब समझ रहे हैं कि मैं मंदिर गई हूँ, देखूँ तो सही इनके मन में क्या जहर है मेरे लिए। अगर इन्हें मेरी परवाह ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं दिख रही हूँ या नहीं। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ते के लिए बैठे तो माजी भी खाली कुर्सी पर बैठ गई, पर ये देखकर तो और भी ज़्यादा हैरान हो गई कि किसी का नाश्ता करने का मन नहीं हुआ और वो सब यूं ही उठ गए। आकाश अपने लैपटॉप पर काम करने में व्यस्तता का दिखावा करने लगा, पर उसकी नज़रें दरवाजे पर ही लगी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वो माजी का आने का इंतज़ार कर रहा है। माजी ने सुमन की तरफ देखा तो वो सबकी नज़रें बचाकर छत पर जा रही थी। उनकी छत से पास वाला मंदिर नज़र आता था। शायद वो देखने गई थी कि माजी नज़र आ जाएंगी। पोता पोती भी माजी के कमरे का कई बार चक्कर लगाकर वापस आ चुके थे। जो बच्चे हर समय उनसे टीवी पर प्रोग्राम देखने को लेकर उलझते रहते थे, उन्होंने माजी की अनुपस्थिति में कई बार टीवी चलाकर बंद कर दिया था और बेचैन से अपना अपना स्कूल का काम कर रहे थे। अपने बच्चों की बेचैनी देखकर माजी का मन भी पिघलने लगा था और वो उन्हें आवाज़ लगाने ही जा रही थी कि सुमन का मोबाइल बजा। बहन का फ़ोन आने पर हमेशा कहीं अलग जाकर बात करती थी, पर आज माजी उसके पास खड़ी होकर सुनने लगी। अब करेगी अपनी बहन से मेरी बुराइयाँ, सोचती हुई माजी का ध्यान सुमन की आवाज़ से टूटा। हाँ दीदी, माजी भी ठीक हैं, कमरे में आराम कर रही हैं। सुमन ने तो बहन से बात करके फ़ोन रख दिया, पर माजी ये देखकर शर्मिंदा सी हो गई कि सुमन ने तो बहन को ये भी नहीं बताया कि वो घर पर नहीं है। उनकी बुराइयां तो बहुत दूर की बात थी। माजी की आंखों से अपने ही बच्चों के प्रति पड़ा हुआ बैर का पर्दा उठने लगा था। आंखों से भरे आंसुओं को धोने के लिए वो बाथरूम में गई और अच्छी तरह से मुंह धोकर बाहर निकली। अब तक उन्हें गायब हुए 2-3 घंटे हो चुके थे और आखिरकार सुमन का धैर्य जवाब दे गया और वो बोल पड़ी, बहुत हो गया, चल के एक बार देख तो आओ माजी मंदिर में है या नहीं। मेरा मन घबरा रहा है, गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। वैसे भी आजकल तो वो हमसे नाराज ही रहती हैं। सुमन की बात जैसे सबके दिल की बात थी। सभी फौरन बाहर की तरफ लपके। अपने बच्चों को अपने लिए इतना परेशान देखकर माजी का मन भर आया और वो बच्चों को आवाज़ लगाने ही जा रही थी कि उन्हें शीशे में अपना अक्स नज़र आ गया। वो वापस आ चुकी थी अपने परिवार के बीच, अपने अपनों के बीच। इससे पहले कि वो आवाज़ लगाती, उनकी नींद सुमन की आवाज़ लगाने से खुल गई। देखा तो सुमन उनका मनपसंद नाश्ता लेकर सामने खड़ी थी। उठिए माजी, गुस्सा थूकिए और नाश्ता कर लीजिए। माजी उठी तो काव्या और शिवाय कान पकड़े खड़े थे। माजी के बिना कुछ कहे बच्चों को खींचकर छाती से लगा लिया। कई महीनों बाद दादी के प्यार की
उष्मा को महसूस करके बच्चे भी दादी से लिपट गए थे। बच्चों के सिर पर हाथ फेरती माँ जी भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसने उन्हें सोते से जगा दिया था। क्या पता ये ईश्वर का इशारा था कि परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदलने का वक्त आ चुका है। नहीं तो वो बाहर वालों के बहकावे में आकर अपने ही बच्चों से दूर होती जा रही थी। सपने में ही सही, गायब होना अच्छा लगा, सोचती माँ जी के चेहरे पर मुस्कान थी। कहानी काल्पनिक है, पर हकीकत के धरातल पर लिखने का प्रयास किया है। जब कोई बुजुर्ग जीवन संध्या में अकेला रह जाता है और उसे अपने उस परिवार के साथ आकर रहना पड़ता है जो अब तक उससे अलग रह रहा होता है, तो दोनों पक्षों के लिए परिस्थितियाँ बहुत चुनौतीपूर्ण होती हैं और इस चुनौती का सामना मिलकर ही किया जा सकता है, अकेले बाहर वालों के बहकावे में आकर नहीं।